वेलकम टू आरती ग्रुप ट्यूशन। आज हम इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर को आगे समझते समय प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है वृत्ताकार गति। तो देखिए क्या होता है वृत्ताकार गति। जब कोई कण या पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस कण या पिंड की गति वृत्ताकार गति कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया है कि कोई कण या कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ के ऊपर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहां पर देखो दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वृत्ताकार गति। तो यहां पर ही आप समझ जाएंगे कि जो कण है, जो पिंड है, किसी वृत्ताकार पथ के ऊपर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्ताकार गति। तो देखो कैसे, आपको मैं समझा देता हूं। देखो ये कोई कण है, यहां पर कोई कण है और ये कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है, मतलब वृत्त के आकार का, वृत्त के आकार का ये क्या है, पथ है। इसके ऊपर ये कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्ताकार गति। समझ में आ गया होगा वृत्ताकार गति किसे कहते हैं। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखो, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति। अब देखो, आप सभी जानते हैं अपनी पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, गति करती है। सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। तो पृथ्वी की जो गति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वृत्ताकार गति हो जाएगी। कैसी गति हो जाएगी, वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन। सेकंड एग्जांपल मैंने दिया है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के क्या करता है, चारों ओर गति करता है, चारों ओर घूमता है। तो यहां पर चंद्रमा की गति क्या हो जाएगी, वृत्ताकार गति। तीसरा एग्जांपल मैंने दिया है बिजली के पंखे की गति। तो बिजली के पंखे की गति, तो बिजली का पंखा क्या करता है, गोल गोल घूमता है। तो यहां पर बिजली के पंखे की गति भी कैसी हो जाएगी, वृत्ताकार गति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिकेंद्रीय बल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वृत्ताकार पथ पर, यहां पर पथ का मतलब आप समझ गए होंगे, रास्ता होता है। तो वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले कण या पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या बताया कि यहां पर देखो, ये जो कण था वृत्ताकार गति कर रहा था, वृत्त के आकार के रास्ते पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये जब कण इसके ऊपर गति कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो इसके ऊपर एक बल लगेगा और वो किस ओर लगेगा, केंद्र की ओर। आप सब जानते हैं वृत्त का केंद्र कहां होता है, बीच में होता है। तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस कण या पिंड के ऊपर एक बल लगेगा और वो लगेगा केंद्र की तरफ, केंद्र की ओर मतलब अंदर की तरफ। तो ये अंदर की ओर जो बल लग रहा है, इसी को अपन क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बल के कारण ही वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा कण या पिंड केंद्र की ओर आकर्षित होता है। और इसी बल के कारण क्या होता है, जो कण या पिंड गति कर रहा है वो केंद्र की ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, केंद्र की ओर खींच रहा है। तो आगे देखिए, यहां पर मैंने नोट लगाया है, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। कोई कण है, कोई पिंड है, ये कण है, ये पिंड है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका द्रव्यमान, इसका मास, इसका द्रव्यमान क्या है, m है। क्या है इसका द्रव्यमान, m है। और इसका वेग, इसकी चाल कितनी है, v है। और इसकी त्रिज्या, ये जो वृत्तीय पथ है, ये क्या है, वृत्तीय पथ है, इसकी त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, ये कण या पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इस पिंड का द्रव्यमान m, क्या इसका द्रव्यमान क्या है, m है। और इसकी त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है, r है। और ये किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। तो उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल कितना लगेगा, F बराबर mv² अपॉन r। समझ गए होंगे कि ये जो कण है, ये जो पिंड है, ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान m है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है और ये v वेग से गति कर रहा है। तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा, वो कितना लगेगा, F बराबर mv² अपॉन r। यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, F क्या है,
अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और m क्या है, कण या पिंड का द्रव्यमान, और v क्या है, कण या पिंड का वेग, और यहां पर r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, कण या पिंड के ऊपर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। तो आप समझ गए होंगे अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं अपकेंद्रीय बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होता है अपकेंद्रीय बल, देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले कण या पिंड पर वृत्ताकार पथ के बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो दोस्तों अपन ने अभी अभी देखा है कि कण क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उसके ऊपर क्या लग रहा है, अंदर की तरफ एक बल लग रहा है। तो अंदर की तरफ जो बल लग रहा है उसको तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसके ऊपर एक बल और काम करता है, अंदर की तरफ तो लगता ही है, साथ में एक बल और लगता है, वो बाहर की तरफ लगता है। किस ओर लगता है, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ बल लगता है उसको तो अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की तरफ बल लग रहा है उसको कहेंगे अपकेंद्रीय बल। तो ये दोनों बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो समझ गए होंगे आप अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं। इसके बाद में मैंने लिखा है, इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल की दिशा के विपरीत होती है। तो आपको यहां पर समझ गया होगा कि ये जो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अपकेंद्रीय बल की जो दिशा है वो अभिकेंद्रीय बल की दिशा के विपरीत है। मतलब जो अभिकेंद्रीय बल है वो अंदर की तरफ लगता है और अपकेंद्रीय बल है वो बाहर की तरफ लगता है। समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घवृत्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्स। ये जो दीर्घवृत्त शब्द है ये केपलर के नियम में आपके सामने बार बार आएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि दीर्घवृत्त एक्चुअल में होता क्या है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। दीर्घवृत्त की संरचना अंडे जैसी होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो दीर्घवृत्त होता है इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अंडे के आकार का। कैसा होता है अंडा, इस प्रकार का, मतलब पूरा गोल नहीं होता है अंडा। आप देखे होंगे सब कि अंडे का आकार कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। समझ गए। तो ये जो आकृति है ये क्या है, दीर्घवृत्त है। क्या है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की दो नाभि बिंदु होते हैं। यहां पर बताया है सेकंड पॉइंट मैंने, दीर्घवृत्त के अंदर क्या होती है, दो नाभि बिंदु होते हैं। एक नाभि बिंदु ये होती है और एक नाभि बिंदु ये होती है। तो दीर्घवृत्त की आकृति कैसी होती है, अंडे जैसी होती है। इसके अंदर दो नाभि बिंदु होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, इन दो नाभि बिंदुओं से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरियों का योगफल एक समान होता है। इसमें बताया है कि ये जो दीर्घवृत्त है, ये जो दीर्घवृत्त है इसके ऊपर कोई भी बिंदु ले लो आप, कोई भी बिंदु ले लो। जैसे मैंने ले लिया A, B और C। जब इन दूरियों को, इनकी दूरियां मापेंगे, नाभि बिंदु से जब इन बिंदुओं की दूरियां मापेंगे तो इन बिंदुओं का जो योगफल आएगा वो आपस में क्या आएगा, समान आएगा। जैसे कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है AS1 प्लस AS2 इज इक्वल टू BS1 प्लस BS2 इज इक्वल टू CS1 प्लस CS2। तो इनका योगफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। कैसे, देखो ध्यान देना, यहां पर बिंदु A है, यहां पर बिंदु B है और यहां पर नाभि बिंदु S1 है। यहां पर एक नाभि बिंदु का नाम मैंने S1 दिया है, एक नाभि बिंदु का नाम S2 दिया है। तो AS1 ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो गई AS1, तो ये आ गया AS1। दूसरा है AS2, तो मतलब ये दूरी AS1 और AS2, इन दोनों दूरियों को जब योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगी, BS1 प्लस BS2 के। BS1 प्लस BS2 इन दोनों के बराबर होंगे। तीसरी क्या है, CS1 प्लस CS2, तो CS1 ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी और CS2 यहां से लेकर यहां तक की दूरी, जब इन दोनों दूरियों को जोड़ेंगे तो ये इनके बराबर आएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो दीर्घवृत्त है इनके ऊपर कोई भी बिंदु होती है तो उनकी दूरियां आपस में क्या, उनकी दूरियों का योगफल आपस में क्या होता है, समान होता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केपलर के नियम। तो योहानस केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों के गति के बारे में कुछ विशेष नियम प्रतिपादित किए। जो योहानस केपलर नामक वैज्ञानिक है उन्होंने ग्रहों की गति के बारे में गहन अध्ययन किया, जिससे उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए, जिनमें से पहला नियम है ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। इन्होंने क्या बताया, पहला नियम क्या बताया
कि ग्रह की जो गति है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। मतलब जो ग्रह हैं वो गति करते हैं एक दीर्घवृत्त के आकार की दिशा में गति करते हैं। मतलब उनका जो पथ होता है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। उन्होंने बताया, पहले नियम में क्या बताया, ग्रहों की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। तो देखो कोई ये ग्रह है, ये गति कर रहा है, तो इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार। और उसके अंदर मैंने बताया था कि दो नाभि बिंदु होते हैं, S1 और S2। दीर्घवृत्त की कितनी नाभि बिंदुएं होती हैं, 2, S1 और S2। तो इस दीर्घवृत्त के अंदर किसी एक बिंदु के ऊपर कौन उपस्थित होता है, सूर्य। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं सूर्य को, ठीक है। तो समझ गए होंगे पहला नियम क्या है। केपलर ने क्या बताया कि ग्रहों की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। तो ये होता है केपलर का पहला नियम। ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और ये आपकी नाभि बिंदु हो गई, इधर नाभि बिंदु, ठीक है, और ये दीर्घवृत्ताकार पथ हो गया, दीर्घवृत्ताकार पथ या रास्ता। इसके बाद में उन्होंने दूसरा नियम में क्या बताया, ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अवधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। उन्होंने अपने दूसरे नियम में बताया है कि ग्रह को जो सूर्य से जोड़ने वाली रेखा है वो समान समय अवधि के अंदर समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। जैसे कैसे समझते हैं, ग्रहों की कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, समझ गए। और इसके अंदर कोई भी देखो, जैसे यहां पर एक नाभि बिंदु पर क्या होता है, सूर्य होता है, ये सूर्य हो गया, ठीक है। सपोज करते हैं यहां पर है ग्रह कहां पर है, यहां ए बिंदु पर है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद चलकर वो कहां आ जाता है, बी बिंदु पर चल के आ जाता है। कुछ समय बाद वो चलकर कहां आ जाता है, बी बिंदु पर आ जाता है। फिर कुछ समय बाद चलकर वो कहां आ जाता है, सी बिंदु पर। फिर कुछ समय बाद चलकर वो कहां जाता है, डी बिंदु पर, ठीक है, डी बिंदु पर आ जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, तो ये सूर्य है, तो सूर्य से जोड़ने वाली रेखा किन को, ग्रह को। ये ग्रह हो गया, ग्रह को कौन जो सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, ये ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, तो ये सूर्य को ग्रह से जोड़ रही है। ध्यान दीजिएगा क्या बताया है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अवधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। तो ये रेखाएं क्या कर रही है, ग्रह को किससे जोड़ रही है, सूर्य से जोड़ रही है। तो यहां पर ये समान समय में, सपोज करो इसको यहां से यहां तक आने में टी समय लग गया। कितना समय लग गया, टी समय लग गया। और सी बिंदु से डी बिंदु तक जाने में भी कितना समय लग गया, टी समय लग गया, ठीक है। मतलब समय क्या लग रहा है, समान लग रहा है। जब ग्रह ए पर था, बी बिंदु तक आया तो कितना समय लगा, टी समय लगा। ग्रह सी बिंदु पर है, डी बिंदु पर आया तो कितना समय लग गया, टी समय लग गया। तो समान समय में क्या कर रही है, समान क्षेत्रफल व्याप्त कर रही है। मतलब इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। ये जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा, समान होगा। तो समझ गए होंगे केपलर का दूसरा नियम क्या है, ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, ग्रह है, सूर्य से जोड़ने वाली रेखाएं हैं, वो समान समय में, मतलब टी समय में ही देख लो, समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो एरिया होगा वो कैसा होगा, समान होगा। यहां पर केपलर ने एक बात और बताई है, ग्रह सूर्य के नजदीक आते हैं। ये ग्रह है, सूर्य के क्या आ गया, नजदीक आ गया। पहले दूर था, यहां से यहां था, फिर यहां था, अब देखो यहां नजदीक आ गया। ये डिस्टेंस कैसा हो गया, कम हो गया। तो ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी गति तेज हो जाती है। अब सूर्य के पास में जब ग्रह आ जाता है तो उसकी गति कैसे हो जाती है, तेज हो जाती है। तथा जैसे जैसे वह दूर जाता है तो उसकी गति धीरे होती जाती है। और जैसे जैसे सूर्य से दूर होता जाएगा ग्रह तो उसकी गति कैसे हो जाएगी, तेज होती जाएगी। तो समझ में आ गया होगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। चलिए केपलर का तीसरा नियम देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ केपलर। तो क्या है केपलर का तीसरा नियम, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग, मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहा है
उसके आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होती है। मतलब क्या बताया इसने कि मतलब जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसका जो आवर्तकाल है, उसका जो वर्ग है वो समानुपाती होता है किसके? ग्रह से सूर्य तक की औसत दूरी के घन के समानुपाती। तो देखिए कैसे इसको समझते हैं कि ये कोई ग्रह है, ये ग्रह है, समझो यहां पर अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी यहां पर अपना ग्रह है, ठीक है। और ये सूर्य यहां पर ले लेते हैं नाभि बिंदु पर, यहां पर अपना सूर्य ले लेते हैं, ये ग्रह है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की क्या कर रही है? चारों ओर क्या लगा रही है? चक्र लगा रही है, चारों ओर परिक्रमा कर रही है, चारों ओर घूम रही है। तो इसका आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि क्या होता है कि कोई भी कण या पिंड जब एक चक्र पूरा करता है और एक चक्र पूरा करने में उसको जो समय लग रहा है वो उसका क्या हो जाता है? आवर्तकाल हो जाता है। तो पृथ्वी यहां पर सूर्य के एक चक्र पूरा लगा रही है तो इसका आवर्तकाल मान लेते हैं क्या? टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, तो ग्रह ये रहा और ये सूर्य रहा, सूर्य से इसकी औसत दूरी क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। इसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल कितना आ गया? टी आ गया। आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग बोले तो स्क्वायर। आवर्तकाल का वर्ग क्या होता है? समानुपाती होता है ग्रह की सूर्य के बीच की औसत दूरी के घन के। औसत दूरी को क्या मान लिया? आर। इसके घन के, किसके? घन के। तो यहां पर लगा देंगे क्यूब। इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। तो शॉर्टकट में यहां पे समझो कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, चक्र लगा रहा है। तो उसका जो आवर्तकाल आया टी, उसका वर्ग समानुपाती होता है सूर्य से ग्रह के बीच की औसत दूरी के घन के। तो यही अपना क्या है? केपलर का तीसरा नियम। अर्थात इसको अपन क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। ये यहां पर क्यों लगाया मैंने के? क्योंकि यहां पे ये जो समानुपात का चिन्ह है ये क्या हो गया? हट गया और उसकी जगह क्या आ गया? बराबर का साइन आ गया और के आ गया। तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर यहां पर ऐसे के ऐसे, ठीक है, ये बराबर का साइन ऐसे के ऐसे और ये के ऐसे के ऐसे और के इनटू में क्या है? आर क्यूब है। ये आर क्यूब कहां चला जाएगा? टी स्क्वायर के अपॉन में, ठीक है। तो क्या आ गया? के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, जहां के इज इक्वल टू स्थिरांक, ये स्थिरांक है या फिर आप इसको अचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।